अगर दे पाएंगे ये तो इस सरकार वजह क्या कैसे लग रहा है आपको कि ऐसा अच्छा बजट नहीं दे पाएंगे? पिछले 3 से आप देख रहे हैं कि आज तक हमें कोई भी महंगाई से राहत नहीं मिली है। हाँ, किसी भी सेक्टर में बिजली के बिल चौगने, पानी के डबल बिल, गैस, घर की हर चीज, सब्जी दालें सब चीजें महंगी रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब की बार तो कम से कम इस पे अच्छे से ध्यान दिया जाए, इस बजट को बहुत अच्छे से हमारे वित्त मंत्री तैयार करें और आगे। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मुकेश शेलावत जी हमारे साथ में हैं। मुकेश जी, पिछले जो बजट रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री जी ने हमेशा एक बात कही है। सबसे पहला जो बजट था जब जुलाई में पेश किया था उन्होंने, और 2014 में, हाँ, तब उन्होंने कहा था कि मेट्रो, रिफाइनरी, ये वो ऐसी चीजें सरकार ने आर्थिक आधार पे पीछे धकेलने के वो आयाम साबित किए हैं जिसकी वजह से बहुत ब्रिज बन सकते थे, सड़कें बन सकती थी, कॉलेज खुल सकते थे और ब्रिज बन सकते थे, लोगों को बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट हो सकता था। लेकिन मेट्रो का फेज आपने भी आगे बढ़ाया, सेकंड फेज नहीं, उसी फेज को आगे बढ़ाया। रिफाइनरी में 2 बार के बजट में जिक्र सिर्फ पूर्ववर्ती सरकार को कोसने के लिए किया गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो नहीं बताया गया। उम्मीद की जानी चाहिए इस बार रिफाइनरी वास्तव में अगर लगती है कि लगनी चाहिए। अगर पिछली सरकार ने अगर गलत भी किया तो मुझे लगता है कि उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सड़कों की भी बात कही थी, और पिछले बजट में 2 चीजें और कही उन्होंने। एक तो राजस्व कमी, सेंट्रल से जो शेयर पार्ट हमें मिलता है उसकी कमी रही कच्चे तेल के दामों के कारण। तो कहा कि कुछ हमें आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़े हैं, योजनाओं पे स्वीकार भी किया था उन्होंने। मतलब एक तरह से कंजूसी बरती गई थी। इस बार उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि नोटबंदी का असर सरकार की, केंद्र सरकार, आरबीआई, आपकी भी यहां पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो केंद्र की सरकार है, दोनों एक पार्टी की सरकारें हैं। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि नोटबंदी से जीडीपी में इजाफा हुआ है, बहुत बेहतरी है, तो उससे तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बजट पे किसी तरह का कोई ऐसी छाया नहीं हो कि सरकार के रेवेन्यू पार्ट की वजह से इस बार हम कुछ कंजूसी करें या फिर हम कुछ योजनाओं में कटौती करें। कुल मिला के सबसे पहली बात तो मैं आपसे वो कहना चाहूंगा, जैसा आपने मेट्रो के लिए कहा है, निश्चित रूप से मेट्रो जयपुर के लिए अनुपयोगी थी, पर चूंकि कोई सरकार अगर किसी योजनाओं के ऊपर अपना बहुत कुछ पैसा खर्च कर चुकी होती है तो सरकारें कमिटमेंट करती है, सरकारें योजनाएं बनाती है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो योजना, मेट्रो की जो योजना थी अशोक गहलोत जी की, यद्यपि फेलियर योजना थी, और आप भी आज देख रहे हैं और जयपुर वासी भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जयपुर की जो सुंदरता थी वो भी खंडित हुई है, और जो पिंक सिटी बहुत सुंदर सिटी के रूप में थी, लेकिन मेट्रो की वजह से आज जगह जगह से बड़ा कंजेस्टेड हो गया। लेकिन राजस्थान सरकार ने उचित नहीं होने के बावजूद भी, जब राज्य सरकार का पैसा, भारी पैसा उस पर खर्च हो चुका है, तो उसके ऊपर पैसा खर्च करके और उसको वापस चालू करवाने का प्रयास किया। सेकंड फेज या फर्स्ट फेज का जो पूरा काम करना था वो राजस्थान सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरा किया। दूसरा, आपने कहा है कि जो बजट के संबंध में निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को पिछली सरकार की जो अंतिम 6 माह की जो घोषणाएं थी, जिसको मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जैसे वो मरता का दान जिसको बोलते हैं, जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसको ये भान नहीं रहता है कि मेरे बजट, मेरा गोदड़ी कितनी है, मेरा बजट कितना है, और वो अनाप शनाप दान करते रहते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे तो देर चुकाना नहीं है, जो भी चुकाना है आने वाली पीढ़ी को चुकाना है। उसी प्रकार की घोषणाएं माननीय अशोक जी गहलोत ने की है, और जो घोषणाएं उन्होंने की, जो सरकार की घोषणा थी, वो हमने अपना राजधर्म निभाते हुए उनकी कई घोषणाओं को हमने लागू रखा, और उसी का परिणाम रहा कि सरकार का बजट का बहुत कुछ पैसा उनकी जो कल्पनी घोषणा थी, या जिसको कह सकते हैं कि एक तुगलकी फरमान के द्वारा उन्होंने जो अपनी घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार का बहुत सारा पैसा लगा है। अब जाके थोड़ी स्थिति ऐसी हुई है, निश्चित रूप से जब पेट्रोल के, डीजल के दाम कम हुए थे तो उससे राजस्व में कमी भी हुई थी। लेकिन उसके साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने ये सब होने के बावजूद भी जो अपनी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी जो बजट में घोषणाएं की थी, जैसा आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो घोषणा हुई थी भामाशाह योजना, भामाशाह योजना इतनी सफल रही है कि उसकी वजह से आज एक गरीब और वंचित, जो भी भामाशाह कार्ड धारक है, सबसे पहली बात तो भामाशाह योजना के तहत महिला को उन्होंने प्रमुखता दी और महिला को उन्होंने उस परिवार का मुखिया बनाया, तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि करी है। दूसरी बात, भामाशाह योजना, जिसके पास में भामाशाह कार्ड है उनको सभी प्रकार की सुविधा, चाहे वो चिकित्सा सुविधा में 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा
राजस्थान सरकार के द्वारा, और उसमें भी 500 तो सरकारी चिकित्सालय है, और उसके अलावा 600 निजी चिकित्सालय के अंदर भी वो सारी सुविधा आज भी लागू है, और उसका लाभ हिंदुस्तान की कई लाखों जनता ने लिया है। 1,25,00,000 परिवार उससे लाभान्वित हुए। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में पिछली सरकार के बजट का दुष्प्रभाव होने के बावजूद भी उन योजनाओं 3 साल में तो हालात सुधर गए होंगे। बिल्कुल अब सुधर गए। और आप ये देखिए कि राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय निश्चित रूप से राजस्थान को विकास के पथ पर ला चुकी है। और आप ये देखिए न्याय आपके द्वार इतना सक्सेसफुल रहा है कि केंद्र सरकार ने भी भामाशाह योजना, न्याय आपके द्वार और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इन तीनों योजनाओं का प्रशंसा की है, राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया है। और केंद्र सरकार ने जो अपनी घोषणाएं की है उसमें उन्होंने 10 लाख तालाब बनाने की घोषणा की है। ये राजस्थान की जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है उसके फर्स्ट फेज की सफलता का ही परिणाम है। मैं छोटा सा सवाल है मुकेश जी मेरा आपसे, जो अशोक गहलोत के वक्त जो मेट्रो का फेज था सर, वो मानसरोवर से चांदपोल तक था। जी सर। आप लोग उसको रामगंज तक लेकर के गए हैं। अगर वास्तव में इतना घाटे का सौदा था तो इसे आगे क्यों लेकर के गए? बढ़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले फेज को वहीं कंप्लीट करना चाहिए था। दूसरा फेज का जो था उनका वो अंबाबाड़ी से सीतापुरा का था, जिसको लेकर के हर कोई कह रहा था जहां पर जिस चीज की उपयोगिता होती है। एक बार जब पैसा राजस्थान की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा अशोक जी गहलोत अगर उसको खर्च कर चुके हैं तो उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उस सरकार उस योजना को गलत मान ले। लेकिन सर आज भी आपके जो विश्लेषक हैं वो तो इसको फिजिबल ही नहीं मान रहे हैं। फिजिबल नहीं है, हम भी कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हर बजट भाषण में कहती है। नहीं, जिसको आगे आप लेकर के जा रहे हैं वो कहा कि अगर उन्होंने योगेंद्र जी किया था, अगर अशोक गहलोत ने अर्थव्यवस्था में तो खास पैदा कर दी, वसुंधरा जी ने आगे बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाना मजबूरी थी, वरना वो योजना वो जो हमारा पैसा जो खर्च हुआ था 90% पैसा जो खर्च हो चुका था वो पैसा सारा बेकार होने वाला था सर। वो लेकिन अशोक गहलोत के उसमें जो डीपीआर थी उसके अंदर तो मेंशन ही नहीं था कि इस योजना को वहां तक लेके जाना था। सेकंड फेज तो सीतापुरा से और आपके अंबाबाड़ी तक का था। ये तो उसमें गहलोत साहब ने अगर कोई गलत डिमार्केशन कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी उस सरकार हमारी सरकार भी उसका अनुसरण करे। हमको जो फिजिबल लगा कि जो यहां पर होना चाहिए उसका राजस्थान सरकार ने किया। मैं राजस्थान सरकार के बजट के बारे में आपको बताना चाह रहा था। राज्य लक्ष्मी योजना ये ऐसी योजना है जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब से वो बच्ची पैदा होती है, पैदा होने के बाद में 4,000 रुपए, उसके बाद 1 वर्ष की होने के बाद में फिर 4,000 रुपए, ऐसे करके जब वो 12वीं कक्षा पास करती है तब तक उसके पास उसके अकाउंट में 50,000 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ये कितनी बहुत अच्छी योजना है और ये योजना सक्सेस हुई है और आज भी इसको चल रही है। न्याय आपके द्वार के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। इसमें 70 लाख प्रकरणों का जिन पर की जनता का पैसा वकीलों के माध्यम से न्यायालय के चक्कर काट के जो जनता परेशान होती थी, 40-40 साल पुराने प्रकरण न्याय आपके द्वार के माध्यम से राजस्थान सरकार ने इनको पूरा करने का प्रयास किया। उसके बाद आपको बताएंगे राजस्थान के अंदर जो एक सबसे बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, बजट का हमने कभी गीत नहीं गाया कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज राजस्थान के अंदर हमने लगभग फर्स्ट फेज के अंदर 1972 ग्राम पंचायतों के 800 करोड़ रुपए की 1720 किलोमीटर सड़क हमने बना के दी। जो गांव के अंदर घुसते बराबर जो कीचड़ होता था जिससे लोग चलने से दुश्वार होते थे, आज लगभग 1720 किलोमीटर और वो भी 1972 ग्राम पंचायतों में हमने दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूं मुकेश। सेकंड फेज भी आप सुन लीजिए। समय कम है, मैं आपकी सब बातों से सहमत हूं। सरकारों के नियत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। आपने भामाशाह योजना का जिक्र किया है, आप पे बहुत अच्छे से आपका सिस्टम है गवर्नमेंट में इस वक्त। नहीं तो मैं चुनौती देता हूं इस बात की, आपका कोई ऑफिसर ला करके बैठा दीजिए। गवर्नमेंट की छोड़िए, आप प्राइवेट एक हॉस्पिटल जिसको आप फोर्टिस भी बताते हैं, नारायण हृदयालय बताते हैं, एक गरीब आदमी जिसके पास भामाशाह कार्ड है, जो आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जाकर के अगर इलाज कराए तो आप मुझे बता देना। एक व्यक्ति बता दीजिए आप कि ये व्यक्ति जाकर इसको कार्ड देके भेज रहे हैं और सीधा जाकर के वो इलाज करा के आ जाए तो बता दीजिए। आपके राजेंद्र राठौड़ साहब थे, कई बार मीटिंग ले चुके थे, साहब कहा उन्होंने कि जो आप पैसे दे रहे हैं उसमें इलाज नहीं कर सकते। आपने टोकन मनी पे उन लोगों को जमीनें दी थी, आप हो चाहे अशोक गहलोत साहब हो। जब उस वक्त शर्तों में एक केवल भामाशाह पर आप बहस करवा लीजिए। नहीं, मैं जो कह रहा हूं मैं बहस करने के लिए तैयार। मॉनिटरिंग की बात बता रहा हूं। मॉनिटरिंग भामाशाह बीमा योजना के तहत आप कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने अपनी सभी खानापूर्ति की हो, कागजी खानापूर्ति की हो, उसके पास जो भी नीड है
उन सब चीजों को उन्होंने दिया है, और उसके बाद अगर उसका इलाज नहीं हुआ, आप बताइए। निश्चित रूप से कई सर बिल्कुल मैं बिल्कुल आप चुनौती दे रहे हैं, मैं भी आपको चुनौती दे रहा हूं, आप इसमें बहस करवाइए, और अगर इस प्रकार की पाई गई तो निश्चित रूप से उन चिकित्सालयों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए आपके मंत्री जी से पता कर लेना। अभी मैं ब्रेक लूंगा। उसमें राजेंद्र राठौड़ साहब से पिछले दिनों जब वो मंत्री थे, नवंबर के अंदर उन्होंने मीटिंग लिए, ऑब्जेक्शन था इसके ऊपर है कि हम लोग ऑब्जेक्शन वाला अलग चीज, ऑब्जेक्शन वाला अलग चीज और इलाज करने अलग चीज है। मिल रहा है उस समय इलाज ही नहीं कर सकते। नहीं, इलाज नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी परेशानी बताई है चिकित्सालय वालों ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने इलाज नहीं किया है और हमको इलाज नहीं करना है। पैसा नहीं दोगे तो इलाज कैसे करेंगे? इलाज हो रहा है, निश्चित रूप से इलाज हो रहा है। सर आपको कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं मैं आपकी बाइट में सुनवा सकता हूं आपको, जिन्होंने नवंबर के अंदर ही कहा था कि साहब ये मीटिंग जो है, कुछ ऑब्जेक्शन है, सरकार के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग इनको इलाज करना चाहिए, इंश्योरेंस। मैं उस चीज से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये लोग उस दायरे में जो आते हैं उस पैसे के अनुसार ये इलाज करने से मना कर रहे हैं। आपके मंत्री कह रहे हैं मना कर रहे हैं, चैलेंज कर देंगे। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, उन्होंने अपनी परेशानी बताई है, लेकिन उसके बावजूद भी इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है। मैं झालावाड़ जो पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था किसी जमाने में, देखिए झालावाड़ से किसी की तुलना मत करें। झालावाड़ की नहीं, अन्नपूर्णा रसोई पूरे राजस्थान में 8 रुपए और 6 रुपए में खाना खिला रही है, नाश्ता दे रही है। झालावाड़ में तो फ्री खिला रही है। नहीं, वहां भी 8 रुपए तो नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 साल से। नहीं, आपके पास गलत जानकारी है, आपके पास वो केवल जिस व्यक्ति की अन्नपूर्णा रसोई चल रही है उसकी अपनी बाइट है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे हम सैंपल प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार चला रहे हैं और 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। मैं आपको जानकारी कह रहे हैं कि आज चले मैं आऊंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं हम। राजस्थान सरकार से ये अपेक्षा करते हैं हम कि महिला की सुरक्षा हो, प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, और मैं समझता हूं कि खेल जगत पे भी ये सरकार ध्यान आकर्षित करे। राजस्थान सरकार जो आगामी बजट पेश करने जा रही है, तो धौलपुर के लिए हमें काफ़ी उनसे गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो यहाँ पर रोजगार, धौलपुर में रोजगार के कल कारखाने के लगाए, नैरो गेज जो रेलवे लाइन है उनको वो लंबी लाइन करके उनको लंबी करे। मेडिकल में आजकल ये बहुत सी दवाइयाँ हमें यहाँ पे फ्री में नहीं मिलती है, तो बाहर से लेनी पड़ती है। हम उम्मीद करते हैं ये जो दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती है हमें यहीं उपलब्ध हो, बाहर नहीं जाना पड़े। और जांचें वाँचें भी कई ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ नहीं हो पाती है, मशीनें बंद पड़ी है, उनको चालू करवाना चाहिए। खबरें जो घर कर जाती हैं ज़हन में, खबरें जो कर देती हैं सोचने पर मजबूर, खबरें जो उठाती हैं सवाल, खबरें जो लाती हैं बदलाव, आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली खास खबर। अभी जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, हमें सरकार से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। हमारा जो गंगाना चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2017-18। राजेंद्र शर्मा जी, एक बार वापस मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ ऐसी योजनाओं की उम्मीद की जा सकती है कि जैसे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज भी हो। मुख्यमंत्री ने एक बार कहीं जिक्र भी किया था कि स्मार्ट विलेज का भी होना बहुत जरूरी है, स्मार्ट सिटी ही क्यों हो। राजेंद्र राठौड़ ने पिछले दिनों मीटिंग भी ली है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि स्मार्ट विलेज का अनाउंसमेंट हो सकता है। और बिजली को लेकर के कई तरह के जो सवाल खड़े किए जाते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए आप लंबे समय से जुड़े भी रहे हैं, तो इस तरह की कुछ उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट में
कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हों, खासकर कोऑपरेटिव को किसानों के साथ में जोड़ करके हम देखें, वैसे कुछ अनछुए पहलू हों जिन्हें लागू कराना चाहते हो? देखिए गोविंद जी, इस बार के बजट से इसके काफी कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि नोटबंदी के कारण से काफी कुछ उद्योग धंधे और खेती काफी प्रभावित हुई है, और उसको देखते हुए अब सरकार को बजट के अंदर माना जा सकता है कि किसानों को जो लोन जो है वो आसानी से मिल जाए, और जो लॉन्ग टर्म का लोन है, जो आधारभूत सुविधाओं के लिए जो लोन दिया जा रहा है उसके लिए सब्सिडी, मतलब जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर सब्सिडी वाली कोई बात हो सकती है। और इसके अलावा जो दुर्घटना बीमा योजना है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी टाइम से यह है कि उसको 5 लाख जो दिया जा रहा है उसको 5 लाख से बढ़ा करके ज्यादा किया जाए, हो सकता है इसके बारे में कुछ अपेक्षाएं आम किसानों की हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि कम से कम जो खेती को लेकर के जो खेती के बाद में जब फसल निकल के आ जाती है उसके बाद में जो प्रोसेसिंग वाली जो है उसको लेकर के कुछ न कुछ व्यवस्था होना जरूरी है, क्योंकि वो व्यवस्था होगी तभी हम दूसरे जो प्रदेश है उनसे कॉम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मसाला फसलें जो हैं उसके अंदर पूरे देश के अंदर काफी अग्रणी है, खासतौर से जीरा है, इसबगोल है या धनिया है, ये चीजें हैं। अब ये जीरा, हमारा जीरा, इसबगोल वगैरह सारी फसल होती है राजस्थान के अंदर, जाती है ऊंझा के अंदर, और पूरे देश के अंदर ऊंझा के फसलों के नाम से वो बिकते हैं। तो उसका जो फायदा जो राजस्थान के किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसलिए इसके लिए कहीं ना कहीं कोई न कोई व्यवस्था इस बार हम सोच के चल रहे हैं कि इस बजट के अंदर होनी चाहिए। जहाँ तक स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज वाली बात है, स्मार्ट सिटी का केंद्र सरकार के बजट के अंदर प्रायोरिटी भी है, और उसको राजस्थान की सरकार को भी हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कह चुकी है कि उसको क्रियान्वयन में जोड़ दिया जाएगा। इस बारे में कई बार मीटिंग्स भी हो चुकी है। जयपुर की स्मार्ट सिटी के बारे में कई बार जो उदयपुर को पहला स्थान मिला है, जयपुर के अंदर कुछ गति नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर भी काफी मुख्यमंत्री की और अन्य फॉर्म पे नाराजगी जाहिर की जाती है। इस सबको देखते हुए ये माना जाना चाहिए कि इस बजट के अंदर स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज को क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को क्या किया जाना है, राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए, उन चीजों को लेकर के कहीं न कहीं प्रावधान होने की स्थिति आनी चाहिए। चलिए राजेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि थानों की जरूरत जिस तरह की न्यू वेपन्स और गाड़ियां वगैरह, कुछ गाड़ियां तो आई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसी क्या जरूरतें महसूस करते हैं जो पुलिस के पास में नहीं है? क्योंकि देश में जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं, टेररिस्ट अटैक हैं या नई चुनौतियां जो हैं, उसके अंदर वास्तव में थानों को भी उसी तरह से सुसज्जित होना चाहिए। हम AK-47 की जिक्र करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं है, 303 को लिए घूम रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें उम्मीद कर सके कि हाँ, थाने वास्तव में ऐसे होने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर देखे किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, और ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार किसी की भी हो, चाहे उसमें चोरी नहीं होंगी, रेप केसेस नहीं होंगे, या दूसरे इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होंगे, रोड एक्सीडेंट्स हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। हाँ योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस को जिस हिसाब से जो आतंकवाद बढ़ा है देश में, पूरे विश्व में, उसके मद्देनजर अत्याधुनिक संसाधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपने AK-47 का जिक्र किया, AK-56 भी आ गई। AK-47 और AK-56 आई है तो मैं समझता हूँ इसमें सुरक्षा कर्मियों के बचाव के लिए साथ के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी आनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जब मोर्चे पे या जहाँ कहीं पे भी कोई आतंकवादी है उससे मुकाबला करने के लिए अगर कोई पुलिस वाला वहाँ जाता है तो कम से कम उसको प्राथमिक तौर पे तो ये सुरक्षा रहे कि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। तो मैं मानता हूँ कम से कम हर पुलिस स्टेशन में सभी कर्मचारियों को नहीं, कम से कम 10-20% बुलेट प्रूफ जैकेटें तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्योंकि अब ये घटनाएं हैं वो कोई किसी तरह से कोई पूर्व नियोजित नहीं है, ये अचानक होती है, और अचानक जब घटनाएं होती है तो उस स्थिति का सामना करने के लिए यदि पुलिस के पास में साधन होंगे तो उसका मनोबल मजबूत होगा, और वो आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से आतंकवादियों को पूरा मुकाबला करके उनको हरा पाएंगे। वरना क्या होता है कि एक पुलिसकर्मी होता है, उसके मन में भी भय होता है। उस भय को मैं आज के जो साधन है, आप ये देखिए अमेरिका की जो पुलिस है, विदेशों की और जो पुलिस है, उनके पास जितने साधन है वो उतनी
बहादुरी के साथ में आतंकवाद से मुकाबला करते हैं और उनसे लड़ते भी हैं। अभी हमारी पुलिस इतनी सक्षम नहीं हुई है। आपने दूसरे साधन भी बताए, थानों में गाड़ी एक ही है। अब आप ये देखिए कि उस गाड़ी के ऊपर SHO होता है, वो सोचता है मैं मीटिंग में जाऊं, वो सोचता है कि मैं इससे कहीं पे इलाके में तफ्तीश करने जाऊं। पीछे से अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं है, स्टाफ के पास कोई गाड़ी नहीं है। जो बेचारे गवाह होते हैं उनको टेम्पो में बैठा के उनको खुद को पैसा देना पड़ता है, उनको वहाँ पे कोर्ट में ले जाया जाता है। मुलजिम होते हैं, उनको कोर्ट में ले जाने के लिए, जेल में भेजने के लिए मुलजिम से खुद से पैसे लिए जाते हैं। तो ये जो हालात है उनमें हमको साधन देने चाहिए, जनता की सुविधा के लिए, पुलिस की सुविधा के लिए एक एक गाड़ी और अतिरिक्त होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर वही पुराने वाले मॉडल के कंप्यूटर चल रहे हैं, नए कंप्यूटर होने चाहिए। कंप्यूटर के जो सीखने वाले कर्मचारी हैं उनको अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिए। थानों में आजकल ये हालत है कि पहले किसी को अगर कंप्यूटर सीखने के लिए कहा जाता था तो बड़ा खुश होता था, आजकल हालात उल्टे हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमको कंप्यूटर सीखने के लिए कह दिया तो यार हम तो फंस गए बुरी तरह से, फिर ये कंप्यूटर का ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग से उसका एक योग्यता वाला काम है, उसको भी अलग से भत्ता मिलना चाहिए। जो पुलिसकर्मी वहाँ पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर का, उसकी अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से हम और भी संसाधन है, जैसे माल खाने हैं, उनके अंदर अच्छी रैक्स दे सकते हैं ताकि लोगों का माल सुरक्षित रहे। वहाँ पे तो जनता का ही माल है, जनता का ही बराबर शुदा माल है। अच्छे वहाँ पे माल खाने होने चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए उनको अच्छे साधन देने चाहिए। तो पुलिस स्टेशनों में सुविधा बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि सरकार की छवि बढ़ेगी। आज बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है। आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुर्सी कौन लाए। अब जनता से मांगते हैं कुर्सी। अब कोई शराब का ठेकेदार है, कोई आपके जुआरी है, कोई सटोरिया है, उसको कहते हैं भैया तू 10 कुर्सी ला के रख। और वो जब 10 कुर्सी ला के वहां रखता है तो आप ये बताओ, जो जिन थानों में भ्रष्टाचार के पैसों से ट्यूबलाइट जलती हो, अब वो बताओ कैसे दूर करेंगे, उसको रोका जाएगा। आप एक्चुअल फैक्ट्स यही है और इसलिए छिपी भी नहीं है। लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि वसुंधरा राजे ने क्षेत्र में हाडी रानी एक बटालियन की भी घोषणा की थी, उसके अलावा से अस्तित्व में भी आई है, उसके अलावा किए थे पुलिस को लेकर के पहले भी काफी अनाउंसमेंट है, अशोक गहलोत ने भी किए। लेकिन इस बार हम मान सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और रूटीन पुलिस है, इसको थोड़ा सा अलग अलग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर काफी दबाव है। आज की परिस्थिति में पुलिस 5 भागों में काम कर रही है। पहला काम तो है पुलिस स्टेशन की मेंटेनेंस। पुलिस स्टेशन की मेंटेनेंस में उसकी वहाँ पे पहरा देने का काम, रिकॉर्ड का काम, माल खाने का काम। दूसरी है रात्रि गश्त का, दिन की गश्त का काम। तीसरा काम है VIP ड्यूटी का काम। चौथा काम है लॉ एंड ऑर्डर का काम। आज यहाँ पे प्रदर्शन है, आज यहाँ पे धरना है, आज यहाँ से जुलूस है। 5वां काम त्योहारों का नया बढ़ गया। अब आज हर जो भी धर्म वाला है वो अपने त्योहार के ऊपर बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े जुलूस, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं, वो उसको निकालना अपनी शान समझता है। तो अब उसके अंदर भी पुलिस की आवश्यकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है पुलिस का, अनुसंधान का, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा उसको नुकसान होता है। अनुसंधान के लिए पुलिस के पास समय ही नहीं है और इसीलिए हालात ये है कि अपराधी बड़े शान से अपराध करते हैं और उनके मन में कोई डर नहीं है। उनको ये पता है कि हमको बरी होना ही होना है। उनको अपना भविष्य पूरा पता है। खुलेआम अपराध करते, खुलेआम हत्याएं करते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस के पास में अनुसंधान के लिए, प्रॉपर अनुसंधान के लिए समय नहीं है। जिस हिसाब से गवाहों से क्रॉस होने चाहिए, जिस तरह से साक्ष्य एकत्र करने चाहिए, जिस तरह से साक्ष्यों को और गवाहों को एकत्र कर कोर्ट तक ले जाना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। उनकी प्राथमिकता भी नहीं है। उनकी प्राथमिकता तो जो सामने आ रहा काम है, जो मैंने आपको 5 ऊपर बताए हैं, वो उनकी प्राथमिकता है। इलाके में VIP आ गया तो चाहे कितना ही बड़ा अपराध हुआ हो, वो एक गौण है, उस VIP की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत बड़ा अगर जुलूस आ गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अगर इतने 5-6 भागों में नहीं कर सके तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 2 भागों में तो अभी पुलिस को करना ही चाहिए। एक तो कानून व्यवस्था के लिए और एक अनुसंधान के लिए। अनुसंधान के लिए जब अलग होगी पुलिस तो निश्चित रूप से अपना समय दे पाएगी, लोगों को न्याय मिल पाएगा, अपराधियों को सजा मिल पाएगी, कोर्टों में भी सुचारू रूप से काम हो पाएगा। अभी हालात ये है कि कोर्ट है और पुलिस के बीच में आपस में ही विवाद चलता रहता है कि साहब इसमें ये साक्ष्य नहीं था, आपने ये पेश नहीं किया, आपने वो नहीं किया। आपके प्रोसिक्यूशन है वो भी परेशान है, पुलिस प्रोसिक्यूशन से परेशान है। जी। तो अनुसंधान को निश्चित रूप से
एक अलग इकाई बांध के पुलिस स्टेशन में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर है उसको अलग रखना चाहिए। पुलिस लाइन के अंदर जाब्ते आज के हालात ये है कि काफ़ी कम संख्या में है। जो हमारी जितने भी आज नए जिनको बोलते हैं VIP डेवलप हो रहे हैं, आज VIP डेवलप हो रहे हैं, उनके सबको 2-2, 4-4 आदमी दे रखे। अब वो 2-2, 4-4 आदमी है तो उनके पास वो 70,000 ही पुलिसकर्मी है। अब उन 70,000 पुलिसकर्मियों को आप कैसे भी उपयोग में ले लो। तो जिस हिसाब से नए VIP बनाते जा रहे हैं और अब उनके घरों पे गार्ड लगाते जा रहे हैं, उनकी खुद की सुरक्षा में आदमी लगाते जा रहे हैं, उनके बच्चों की, उनके परिवार वालों की सुरक्षा, तो जरूरत यह है कि अभी लगाते जा रहे हैं, तो हमको और बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, भर्ती के साथ में संसाधनों का जो अभाव है उसे भी दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक हर राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और ये चैलेंज हमेशा रहा भी है और आगे भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसके एक्सटेंशन के लिए इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और कुछ बजट ऐसा एलोकेट करना चाहिए ताकि ये कहा जा सके, चाहे व्हीकल्स हो, चाहे उनके वेपन्स हो, चाहे थानों की जिस तरह से व्यवस्था है। राजेंद्र जी ने कड़वा सच है ये, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे DG हो, चाहे वहां का कांस्टेबल हो, सब जानते हैं इस बात को कि थानों की जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है। जो फ्यूल दिया जाता है गाड़ियों के अंदर वो मुझे लगता है कि 2 रात की गश्त में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी गाड़ियां दौड़ रही हैं, काम चल रहा है। और ये जरूरी है कि कुछ इस तरह की स्थितियां बने ताकि जो एक चिंता जाहिर की राजेंद्र जी ने कि शराब का या फिर सटोरियों का पैसे से जो ट्यूबलाइट जल रही है, या मुझे लगता है कि राजकीय पैसे से वो ट्यूबलाइट जलनी चाहिए। चलिए चौधरी साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे कि उम्मीदों का बजट है। देखिए, उम्मीद आपका जब सरकार थी आपकी तो भी की जाती थी, अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके क्या वास्तव में प्रदेश की जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जो हालात हैं, उसको लेकर के कुछ प्राथमिकताएं ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि जिसके लिहाज से कहा जा सके कि वास्तव में ये होना चाहिए? निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आप जितनी भी बार बोलते हैं कि पार्टी लाइन, एक विपक्ष होता है, उसकी भी एक भूमिका होती है और विपक्ष का कहीं पे कोई बात है वो सभी जो चैनल बजट के बाद में आपकी भूमिका है, जो नकारात्मक पहले हो, आज पहले नहीं है कि अगर इसमें प्रदेश का नागरिक हूं, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं अगर मेरी सरकार से अगर किसी चीज की उम्मीद करता हूं, सरकार के कानों तक पहुंचती है तो शायद उस पर कोई क्रियान्वित हो जाए। हाँ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे जो साथी हैं उन्होंने बोला कि जो पिछली जो सरकार गई और उन्होंने जाते जाते इस प्रदेश के अंदर बहुत सी योजनाएं लाद के चली गई, मुझे बड़ी शर्म आती है कि एक प्रतिष्ठित पार्टी का आदमी ये बोलता है, जो लोकतांत्रिक सरकार ने जो निर्णय लिए उस निर्णय को अपनी असफलताएं छुपाने के लिए और उसको बार बार उसको कोसना। आप सरकार जनता के बीच में गए थे स्वराज संकल्प यात्रा लेके, अगर आपको सरकार की योजनाएं बजट में अच्छी नहीं लगी थी तो आपको कहना चाहिए था। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि प्रदेश की सरकार है वो अस्पतालों के अंदर जहर बांट रही है, तो आपने आने के बाद में वो जहर को सतत क्यों रखा? आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो सरकार के लिए, जो इस प्रदेश की जनता के हित के लिए नहीं, और उसके बावजूद आप उसको सही कर रहे हो और उसकी बात कर रहे हो? तो ये जो तुष्टीकरण की जो बात है और अपनी जो गवर्नेंस की असफलता को छुपाने की जो बात है, सरकार जो निजीकरण की तरफ बढ़ती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार अपनी गवर्नेंस के अंदर फेल है। अगर गवर्नेंस में फेल है, इसीलिए आप उसके बजट का जो सामंजस्य है या उसका बजट का जो इंप्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं कर सकते। मैं राजेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमने कही कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 मुद्दे इस प्रदेश के अंदर बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। आने वाले बच्चों को शिक्षक नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पे जो पुलिस के जो लोग हैं वो 30% टेंशन में है, जो आपके समाचार पत्रों से, रिपोर्टों से आया, क्योंकि उन पे इतना बड़ा वर्कलोड है। क्या सरकार इस बात को अगर अपना चरित्र उसका अपने आप को पाक साफ कहते हैं तो इस बजट के अंदर ये बताएं कि जो पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसके दौरान पर प्रदेश के अंदर इतने लोगों पे इतने पुलिसकर्मी थे और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी नियुक्तियां करके और सुरक्षा को बढ़ाया है और हमने इतने दे रहे हैं, इतने बच्चों पे हमने शिक्षक दे रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर 11,000 स्कूलें ऐसी चल रही हैं, प्राथमिक स्कूल है जहां पे 1 शिक्षक है, 5 क्लासें हैं, शिक्षक 1 है। तो शिक्षा को सिर्फ आंकड़ों से ले जाना, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लोगों के साथ में ऐसा छलावा ना करे। हम उम्मीद करते हैं कि उसका जो आईना होगा वो साफ होगा। और यहाँ पे जैसे गुरुजी ने फरमाया कि इतिहास के साथ में जो परिवर्तन की बात हो रही है, यहाँ पे जो शीशे महलों में लगे हुए थे, जो आगे पुरातत्व विभाग के साथ में है, वहां पे जो सुरक्षा के लोग हैं, वहां पे जाके जब ऐसे लग रहा है कि राजस्थान
प्रदेश है वो जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, सुरक्षा का असुरक्षा का माहौल है जी। ये सब दूर करने के लिए क्या चाहते हैं, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि ये सब बातें तो हैं, लेकिन चाहते क्या हो? क्रिस्टल क्लियर हम ये चाहते हैं, एक क्रिस्टल क्लियर सरकार इस बात को देगी और एक आम लोग को महसूस होगा, बच्चे को शिक्षक मिलेगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, महिला को सुरक्षा मिलेगी और जो